हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम का। और यह इस सीरीज का तीसरा और अंतिम पार्ट है और इसके माध्यम से हम कुल 150 प्रश्नों का कलेक्शन आपको इस प्रकार से प्रोवाइड कराएंगे ताकि इसमें राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम का जो पूरा नियम है, पूरा बेयर एक्ट है, वह पूरी तरीके से कवर हो जाए। और यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आते हैं, जिस पे प्रश्न पूछा जाता है, वो सब भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे या जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो इसमें के अंतर्गत प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न शामिल होंगे। तो इसलिए आप इन तीनों खंड को जरूर देखिए। और इसके पहले कि अगर आपने दोनों खंड को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें। उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आपका क्रम से यह पूरा अधिनियम पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं यहाँ प्रश्न जो है आगे किस प्रकार से हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित करने के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सुमेलित करने के संदर्भ में अगर आप धारा 20 को देखेंगे तो आदेशों के निष्पादन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यह जो है पूरी तरीके से सुमेलित है। दूसरा है धारा 19। तो धारा 19 के अंतर्गत अपील किराया अधिकरण, अपीलें तथा उनकी परिसीमा, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह किया गया है। तो यह भी सुमेलित है। इसके बाद आता है धारा 22। तो धारा 22 के अंतर्गत हम देखेंगे क्या प्रावधान किया गया है। तो किराया अधिकरण तथा अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्ति, तो प्रक्रिया और शक्ति इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 22 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि धारा 21 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 22 के अंतर्गत जो है आपको मिलेगा नमूना प्रारूप के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा धारा 18 को देखेंगे तो धारा 18 के अंतर्गत किराया अधिकरण की अधिकारिता के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर नहीं सुमेलित है, तो तीसरा वाला जो विकल्प है सी, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किराया अधिकारी की प्रक्रिया और शक्ति का जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो किराया प्राधिकारी की शक्ति और इसके प्रक्रिया के संदर्भ में जो प्रावधान है इसको देखेंगे तो यह जो है आपको मिलेगा धारा 21A के अंतर्गत। तो धारा 21 में अगर देखेंगे किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्ति दी गई है, जबकि हमसे पूछ रहा है किराया प्राधिकारी की शक्तियां और उसके जो है प्रक्रिया। तो यह जो है 21 क या 21A के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। लेकिन अगर इसी में आपसे अपील किराया अधिकरण की शक्तियों के बारे में पूछा जाए तो वहां पर जो है आपका उत्तर धारा 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमूना प्रारूप का प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो नमूना प्रारूप का प्रावधान जो है यह धारा 22 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराया अधिकारी या किराया प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो किराया प्राधिकारी की नियुक्ति, किराएदारी करार और किराएदारी की जो कालावधि होगी, उनका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, कहाँ होगा, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 22A के अंतर्गत या 22 क के अंतर्गत दिया गया है। और अध्याय की अगर बात की जाए तो अध्याय 5A है। तो इसके अंतर्गत ही इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किराया प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। तो किस व्यक्ति को किराया प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो जब हम धारा 22A को देखेंगे तो 22A के अंतर्गत हमको इसका उत्तर मिल जाएगा। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार से अधिकारी के रूप में उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत उपखंड अधिकारी से अनिम्न, अर्थात एसडीएम रैंक का जो अधिकारी होगा उसे ही किराया प्राधिकारी जो है इस अधिनियम के तहत नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किराया प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर किराया अधिकरण के समक्ष की जाएगी। तो यहाँ पर जो ऐसी कोई अपील होती है वह अपील हमेशा किसे की जाएगी, तो किराया अधिकरण के समक्ष की जाएगी। और ऐसी अपील कितने दिन के भीतर होगी, तो धारा 22A का खंड दूसरा को देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रावधान मिलता है कि 60 दिन के भीतर इस प्रकार से जो अपील है वह की जाएगी। अगला प्रश्न है, किराया प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा यदि किराया अधिकरण के द्वारा इसको क्या किया जाता है। तो ऐसा आदेश जो है वह अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, बशर्ते अगर उसको किराया अधिकारी के द्वारा उलट दिया जाता है, परिवर्तित या रूपांतरित नहीं कर दिया जाता है, तभी वह अंतिम होगा। और अगर अपील में किराया प्राधिकारी के आदेश को किराया अधिकरण के द्वारा अगर उसको उलट दिया जाता है या उसमें चेंज कर दिया जाता है या रूपांतरित कर दिया जाता है तो वह अंतिम नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमको
ये देखना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो पहला है धारा 22A, किराया प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, तो यह पूरी तरीके से सुमेलित है, यह सही है। दूसरा है किराएदारी की कालावधि, तो किराएदारी की कालावधि कितनी होगी, यह धारा 22C या 22ख के अंतर्गत बताया गया है। और किराएदारी करार के बारे में प्रावधान यह दिया गया है धारा 22ख के अंतर्गत, यह भी सुमेलित है। और प्रतिभूत निक्षेप के बारे में जो प्रावधान है, यह धारा 22D या 22घ के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि 22 के अंतर्गत अर्थात 22F के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा गया है, तो चौथा जो विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है किराएदारी करार की विशिष्टियां भूस्वामी और किराएदार द्वारा संयुक्त रूप से किसमें विनिर्दिष्ट प्रारूप में किराया प्राधिकारी को संयुक्त जो है संसूचित की जाएगी। तो किराएदारी करार जो हुआ है, उस करार के बारे में भूस्वामी और किराएदार इन दोनों व्यक्तियों द्वारा जो उन्होंने करार किया है आपस में, उस करार को किसे बताया जाएगा, तो किराया प्राधिकारी को संसूचित किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। तो यहाँ पर अनुसूची घ के अनुसार या अनुसूची घ के अंतर्गत इस प्रकार से जो बातें हैं, इसी अनुसूची के तहत उसको बताया जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ से पूर्व सृजित किराएदारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या सही है। तो 2017 के प्रारंभ से पहले की संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला है कि जहाँ पहले से ही लिखित करार किया गया हो, वहाँ उसकी विशिष्टि अनुसूची घ में विनिर्दिष्ट रूप से किराया प्राधिकारी को संसूचित की जाएगी, यह बात सही है। दूसरा है कि अगर कोई लिखित में इस प्रकार से करार नहीं किया गया है, तो वहाँ भूस्वामी और किराएदार उस किराएदारी के संदर्भ में लिखित करार करेंगे और उसकी विशिष्टियां को अनुसूची घ में निर्दिष्ट प्रारूप में किराया प्राधिकारी को बताएंगे, उसको संसूचित करेंगे, यह भी सही है। और तीसरा है कि जहां भूस्वामी और किराएदार संयुक्त रूप से किराएदारी करार की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, या जो उन्होंने आपस में किराए का करार किया है, उस किराए के करार के बारे में जो किराया प्राधिकारी है उसको नहीं बताते हैं, उसको संसूचित नहीं करते हैं, या उसको विफल रहते हैं, तो वहाँ ऐसा भूस्वामी और किराएदार ऐसी किराएदारी के बारे में पृथक रूप से विशिष्टियां को फाइल करेंगे, अर्थात उसको बताया जाना यहाँ पर अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सभी तीनों कथन है वह सत्य हैं। और इसके संदर्भ में प्रावधान जो है आपको धारा 22B के अंतर्गत ही मिलता है। अगला प्रश्न है जहां किराएदारी के संबंध में कोई लिखित करार नहीं किया गया है, वहां निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित करार राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2017 के अधीन कितने समय के भीतर निष्पादित किया जाएगा। तो यह जो है कितने दिन के भीतर या कितने समय के भीतर निष्पादित किया जाएगा, तो यह जो है 1 वर्ष के भीतर इसको निष्पादित किया जाएगा। और इसके संदर्भ में प्रावधान देखेंगे तो धारा 22ख जो है, इसी के अंतर्गत जो है यह इसका प्रावधान मिलता है। और इसका जो खंड 3 है 22B का जो तीसरा खंड है, इसी के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है किराया प्राधिकारी करार की विशिष्टियों की प्रविष्टि के पश्चात पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें जो है वह उसको उपलब्ध कराएगा। तो जो रजिस्ट्री संख्यांक है, अर्थात जो पंजीकरण संख्या है, वह जो है उसके जो है उपलब्ध कराएगा। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह मिलेगा आपको धारा 22ख के अंतर्गत उपखंड 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है किराया प्राधिकारी पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण आवंटन से कितने दिन के भीतर विहित प्रारूप व रीति से इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। तो जो किराएदारी को रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है किराया प्राधिकारी के समक्ष, तो ऐसी स्थिति में वह रजिस्ट्रीकरण आवंटन से यहाँ पर समय दिया गया है कि कितने दिन के भीतर वह अपनी साइट पर इसको जो है वेबसाइट पर अपने इसको अपलोड कर देगा। तो 15 दिन के भीतर जो किराए प्राधिकारी है वह किराएदारी के संदर्भ में जो भी बातें हैं उनको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। अगला प्रश्न है किराएदारी की कालावधि के संबंध में प्रावधान कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है धारा 22ख के अंतर्गत या 22G या 22C के अंतर्गत। किराएदार की कालावधि कितनी होगी, कितने समय के लिए कोई किराएदारी की जाएगी, इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है किराएदारी की कालावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है।
तो पहला है कि समस्त किराएदारियां भूस्वामी और किराएदार के बीच विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए होंगी, अर्थात विनिर्दिष्ट समय के लिए होंगी। यह बात बिल्कुल सही है, जैसा कि आप 22C के अंतर्गत प्रावधान देखते हैं। और दूसरा है कि किराएदार किराएदारी के नवीनीकरण या विस्तार के लिए भूस्वामी को प्रस्ताव कर सकेगा, और अगर भूस्वामी उस बात से सहमत हो जाता है तो पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों पर भूस्वामी के साथ जो नया किराएदारी करार किया जा सकता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। और किराएदारी की कालावधि का प्रावधान जो है 22 के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर सभी बातें वह सत्य हैं। अगला प्रश्न है, यदि नियत अवधि के भीतर किराएदारी समाप्त हो जाती है या उसका नवीनीकरण नहीं किया जाता है, या किराए द्वारा परिसर खाली नहीं किया जाता है, वहां किराएदारी अधिकतम कितने मास की कालावधि के लिए मासानुमास के आधार पर वह नवीनीकृत होती रहेगी। तो किराएदार है यह, किराएदार के द्वारा अगर उसको खाली नहीं किया जाता है तो वह अब क्या होगा कि उसमें उसका नवीनीकरण होता रहेगा। तो कितने समय के लिए वह नवीनीकरण होता रहेगा, तो प्रत्येक 6 महीने के लिए उसको माना जाएगा कि उसका नवीनीकरण होता रहता है। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह मिलेगा आपको धारा 22C के अंतर्गत। और 22C चूंकि किराएदारी की कालावधि के संदर्भ में प्रावधान करती है, तो इसी का जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर अधिकतम 6 मास की कालावधि के लिए मासानुमास आधार पर नवीनीकृत वह जो है समझी जाएगी। तो हर एक महीना जो है वह समझा जाएगा। अगर इस महीना नहीं खाली किया तो वह उस माना जाएगा कि उस महीने के लिए वह नवीनीकरण उसका हो गया है। लेकिन अधिकतम यह 6 महीने तक हो सकता है, 6 महीने बाद उसको खाली ही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किराया नियंत्रण अधिनियम या संशोधन अधिनियम 2017 वाला है, इसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या है, या इसका संक्षिप्त नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें विशेष रूप से आपको यह जो अधिनियम संख्या है इसे ही याद रखना है। तो 2017 में जितने भी कानून बनाए गए होंगे राजस्थान सरकार के द्वारा, उसमें जो 33वां नंबर का कानून था वह राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 था। अगला प्रश्न है, कुछ परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण या रिवीजन संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो कुछ परिस्थितियों में या कतिपय मामलों में परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण के संदर्भ में जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 22 के अंतर्गत या 22D के अंतर्गत। तो वह कौन सी परिस्थितियां होंगी, तो जैसे मान लीजिए वहां पर भूस्वामी है और वह अपने परिसर में सुधार कराना चाहता है या उसके संरचना में परिवर्तन कराना चाहता है, मरम्मत कराना चाहता है, तो इस प्रकार से इस कंडीशन में यहाँ पर जो किराया का पुनरीक्षण होगा, क्योंकि पहले भवन एक सामान्य था, अब उसमें टाइल्स वगैरह लग गई हैं, अच्छे खिड़की दरवाजे ये सारी चीजें लग गई हैं, तो अब उसके अनुसार अब जो है उसका जो किराया है वह बढ़ना चाहिए। उसका पुनरीक्षण करने के बारे में यहाँ पर धारा 22 के अंतर्गत प्रावधान मिलता है। अगला प्रश्न है कि जहां भूस्वामी ने किराएदारी के आरंभ के पश्चात किराएदार की सहमति से परिसर में सुधार या कोई परिवर्धन किया है, वहां भूस्वामी के द्वारा बढ़ाया गया किराया कार्य के पूर्ण होने के कितने दिन के पश्चात प्रभावी होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई कार्य यह कराता है तो वह निश्चित रूप से उसमें अब क्या होगा, उसका किराए का जो है पुनरीक्षण करा सकता है, अब उसका रिवीजन करा सकता है और किराया अब इसके आधार पर बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि वहाँ भूस्वामी के द्वारा बढ़ाया गया जो किराया है वह कार्य पूरा होने के कितने दिन के बाद प्रभावी होगा, तो वह 1 महीने के बाद ही वह प्रभावी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किराएदार कब किराए में कमी का दावा कर सकता है। तो किराएदार जो है किराए में कमी का दावा कर सकता है, वह कौन सी कंडीशन है, तो धारा 22D के अंतर्गत दूसरा खंड देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रावधान मिलेगा कि जहाँ किसी परिसर का किराया करार किए जाने या नियत हो जाने के पश्चात वास सुविधाओं या अवसान में सेवाओं में कमी कर दी जाती है या उसमें ह्रास हो जाता है, अर्थात जब वास सुविधाओं में कोई कमी होती है या उसमें कोई घटाव हो जाता है, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में किराएदार अब जो है किराए में कमी के लिए दावा कर सकता है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें पहला देखेंगे कि किराए के संबंध में भूस्वामी और किराएदार के बीच विवाद होने पर समाधान हेतु भूस्वामी या किराएदार किराया प्राधिकारी के समक्ष अर्जी फाइल कर सकता है, यह बात सही है। दूसरा है कि किराया प्राधिकारी जिसके समक्ष अर्जी फाइल की जाती है, अब वो क्या करेगा कि दोनों पक्षकारों के बीच में समझौता कराने का प्रयास करेगा।
और तीसरा है कि भूस्वामी और किराएदारी के मध्य समझौता न हो पाता है अगर, तो वहां पर अभिलेख पर उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर दोनों पक्षकार को सुन करके समुचित जो है आदेश वह पारित कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी तीनों जो बातें हैं वह सही हैं। अगला प्रश्न है, किराया प्राधिकारी किसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किराएदार के द्वारा संदेह किराया और अन्य प्रभार नियत या पुनरीक्षित करेगा। तो वह कब जो है इसको नियत करेगा या पुनरीक्षित करेगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 22 घ के अंतर्गत, पहला विकल्प सही होगा। तो 22 घ के अंतर्गत जो प्रावधान है वह क्या दिया गया है, तो कतिपय परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण, तो पुनरीक्षण के बारे में ही जो प्रावधान है या इसमें दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे अंग के अंतर्गत जब इस प्रकार से पुनरीक्षण किया जाता है तो किराया प्राधिकारी के द्वारा फिर पुनरीक्षण के बाद फिर किराया नियत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभूति निक्षेप के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो प्रतिभूति का निक्षेप के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 22 एफ या 22 च के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि किसी प्रतिकूल करार के सिवाय 1 मास के किराए के बराबर प्रतिभूति निक्षेप प्रभारित कराना भूस्वामी के लिए विधिपूर्ण होगा। इसका अर्थ यह है कि जब एक व्यक्ति मकान है, यह मकान जो है ए का है, बी किराए के लिए आता है, तो यह एक्स्ट्रा 1 महीने का एक्स्ट्रा किराया जो है यह ये लगेगा कि आप जो है जनवरी से रहना शुरू कर दिए हैं अगर 1 तारीख को, तो सबसे पहले आप 1 तारीख का किराया जनवरी का ही जमा कर दीजिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे महीना पूरा होता जाएगा वो किराया और जमा करते जाते हैं। तो अमूमन यही होता है किसी भी स्थान पर किराए पर मकान लेने पर। अगला प्रश्न है, कितने मास के किराए के बराबर प्रतिभूति निक्षेप प्रभारित करना भूस्वामी के लिए विधिपूर्ण होगा। तो यह जो है 1 मास के लिए विधिपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, परिसर खाली करने के पश्चात प्रतिभूत निक्षेप किराएदार के किसी दायित्व की कितने मास के भीतर उसको दिया जाएगा। तो जब जो उसने 1 महीने का एक्स्ट्रा किराया लिया था मकान मालिक ने, तो जब किराएदार वह अपना मकान खाली करेगा तो इस 1 महीने का जो उसने किराया लिया था उसमें से जो उसका बकाया वगैरह होगा उसको काट लेगा। अगर कोई बकाया नहीं है तो इसको वह उसकी क्या करेगा, वापस कर देगा। तो आगे प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि सम्यक कटौती करने के पश्चात उसको प्रदत्त किया जाएगा तो कब किया जाएगा, कितने समय के भीतर किया जाएगा। तो 1 महीने के भीतर उसको वापस कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ परिस्थितियों में किराया प्राधिकारी को किराया जमा कराने संबंधी प्रावधान यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो कुछ परिस्थितियों में किराया प्राधिकारी को किराया जमा करने के बारे में प्रावधान जो है यह धारा 22 6 के अंतर्गत दिया गया है। और इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर जो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो किराएदार है वह किराया को भूस्वामी को न दे करके वह किराया प्राधिकारी के पास ले जाकर के उसको जमा कर देता है। अगला प्रश्न है, जहां भूस्वामी किराएदार के द्वारा धारा 5 में निर्दिष्ट रीति से कोई किराया स्वीकार नहीं करता है या रसीद देने से इनकार करता है, वहां किराएदार उस किराए को जमा कहाँ करेगा, तो किराया अधिकारी के पास या किराया प्राधिकारी के पास जमा कर सकता है। तो ऐसा जो किराया है वह जमा कर सकता है, कितना जमा कर सकता है, क्या पूरा किराया जमा कर सकता है या उसका कुछ भाग जमा कर सकता है। तो कालिकतः या कुछ समय के लिए उसको जमा कर सकता है जब तक कि भूस्वामी उसको स्वीकार नहीं करता। तो जब भूस्वामी उस किराए को स्वीकार करने लगेगा तो फिर वह उसको इनके पास जमा नहीं करेगा बल्कि डायरेक्ट भूस्वामी को दे देगा। अगला प्रश्न है, जहां कहीं भी किसी मामले में उस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में जिसे किराया संदेह है कोई सद्भाविक संदेह है, वहां किराएदार के द्वारा किराया किसके पास जमा किया जाएगा, तो किराया प्राधिकारी के पास ये किराया जमा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है इसको देखना है। पहला है, किराया प्राधिकारी ऐसा किराया जमा होने पर मामले का अनुसंधान करेगा और मामले के तथ्यों पर आधारित आदेश पारित करेगा। यह बात सही है। दूसरा है, जमा कराए गए किराए की रकम का लेखा जोखा ऐसी रीत से रखा जाएगा जो कि विहित किया जाए। यह भी सही है। तीसरा है कि भूस्वामी या अन्य विधिपूर्ण दावेदार को किराया ऐसी रीत से जो विहित की जाए संदाय करने के लिए संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि इसमें सभी कथन सही है। इसका अर्थ यह है कि किराया प्राधिकारी के पास किराया तब जमा किया जाता है जबकि भूस्वामी किराए को स्वीकार नहीं करता है या उसको किराया दिया तो जा रहा है लेकिन वह उसकी रसीद नहीं दे रहा है।
तो ऐसी स्थिति में जो किराएदार है वह अब किराया सीधे किराया प्राधिकारी को देगा और किराया प्राधिकारी फिर जो है उस किराए को भूस्वामी को दे देता है। तो यहाँ पर इस संदर्भ में तीनों जो कथन है वह सही है। अगला प्रश्न है, किराएदार के द्वारा उपभोग की जाने वाली सुख सुविधाओं को भूस्वामी द्वारा बंद या विधारित नहीं किए जाने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 23 को देखेंगे तो धारा 23 के अंतर्गत जो है यहाँ पर धारा 23 है, तीसरा विकल्प धारा 23। तो इसमें यह बताया गया है कि किराएदार के द्वारा उपभोग की जाने वाली जो सुख सुविधाएं हैं उनको भूस्वामी बंद नहीं करेगा या उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा करेगा जब तक कि किराया प्राधिकारी अनुमति न दे। अगर किराया प्राधिकारी अनुमति दे देता है तब वहां पर उसको बंद भी किया जा सकता है या उसको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भूस्वामी या उसकी ओर से कार्य करने के लिए तात्पर्य व्यक्ति किराएदार को प्रदत्त सुख सुविधाओं को किसकी आज्ञा से विधारित कर सकता है? तो धारा 23 को ही देखेंगे तो इसी के अंतर्गत यह प्रावधान आपको मिल जाएगा कि भूस्वामी ऐसी सुख सुविधाओं को किराया प्राधिकारी की अनुमति से उसको या उसकी अनुज्ञा से उसको बंद कर सकता है या उसको विधारित कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्या किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 23 के जांच के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है या पारित कर सकता है? तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी करने के बाद यहाँ पर जो अंतरिम आदेश है उसको पारित किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया जाएगा? तो किराया प्राधिकारी के द्वारा यहाँ पर प्राधिकारी होना चाहिए, तो किराया प्राधिकारी के द्वारा इस प्रकार से अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किराया प्राधिकारी धारा 23 के अधीन कार्यवाहियों का संचालन करेगा। तो कार्यवाहियों का संचालन वह किस प्रकार से करेगा? तो धारा 23 के अंतर्गत देखेंगे खंड 4 को, तो यहाँ पर इसका प्रावधान मिलता है कि ऐसा जो संचालन है वह संक्षिप्त रीति से किया जाएगा और इसका निपटारा 60 दिन के भीतर जो है इसका निपटारा किया जाएगा। तो धारा 23 के अधीन जो सुख सुविधाओं को भूस्वामी के द्वारा बंद या विधारित किए जाने के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो उस मामले का जो संचालन है वह तेजी से और संक्षिप्त रूप से किया जाएगा और 60 दिन के अंतर उसको निपटाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किराएदार और भूस्वामी के कर्तव्य संबंधी जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है? यह कर्तव्य जो है उनके बताए गए हैं धारा 24 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में वार्षिक किराए के कितने प्रतिशत तक का व्यय अंतर्वलित करने वाली आवश्यक मरम्मत किराएदार के द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर कराई जाएगी? तो यहाँ पर जो किराएदार है वह अपने स्वयं के खर्चे पर उस मकान के अंतर्गत जो है वह मरम्मत आदि करा सकता है। तो जब इस प्रकार से वह मरम्मत कराता है तो वहां पर उसको उसका जो आवश्यक मरम्मत किराएदार के द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर कराया जाएगा। तो कितने जो किराया है उसके कितने प्रतिशत तक का? तो 5% तक का ही उसका जो मरम्मत है वह कराया जाएगा। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 24 के अंतर्गत खंड 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भूस्वामी के द्वारा नोटिस प्राप्ति की तारीख से कितने दिन के भीतर आवश्यक मरम्मत की उपेक्षा करने पर किराएदार मरम्मत कराने की अनुज्ञा के लिए किराया प्राधिकारी से समावेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा? तो इसका अर्थ यह है कि अगर उस मकान में या उस स्थान पर कोई त्रुटि है या कोई टूट फूट है और उसका मरम्मत कराने के लिए जो किराएदार है वह नोटिस देता है भूस्वामी को और भूस्वामी जो है 15 दिन के भीतर उसका मरम्मत नहीं कराता है, तो ऐसी स्थिति में जो किराएदार है वह अपने खर्च से जो है उसका मरम्मत करा सकता है। लेकिन वह खर्च कितना होगा? तो जो जितना किराए की धनराशि है उसका 5% होगा। अगला प्रश्न है, धारा 23 या धारा 24 के अधीन लंबित कार्यवाहियों का निपटारा संबंधी प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो यह प्रावधान दिया गया है धारा 24A के अंतर्गत। तो धारा 23 के अंतर्गत आपने देखा कि किराएदार के द्वारा उपभोग की जाने वाली सुख सुविधाओं को भूस्वामी के द्वारा अगर बंद किया जाता है तो उसके संदर्भ में कोई विवाद है तो उसका निपटारा, और 24 के अंतर्गत भूस्वामी और किराएदार के जो कर्तव्य हैं उसके संदर्भ में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निपटारा है यह धारा 24A के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ की तारीख से किस धारा के अधीन किराया अधिकरण के समक्ष लंबित
कार्यवाहियां जारी रहेंगी तथा किराया अधिकरण उन पर समुचित आदेश पारित कर सकता है। तो यहाँ पर जो है यह किस धारा के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो धारा 23 और धारा 24 इन दोनों के अंतर्गत जो भी मामले थे, चल रहे थे पहले से ही, वह चालू रहेंगी, जारी रहेंगी और उसके आधार पर जो है उसका समुचित आदेश पारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किराएदार को कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देने के पश्चात भूस्वामी को उसके द्वारा किराए पर दिए गए परीक्षण का निरीक्षण दिन में करने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो भूस्वामी है जिसने अपना मकान किराए पर दिया हुआ है किराएदार को, और वह भूस्वामी अपने उस मकान का, उस कमरे का निरीक्षण करना चाहता है, तो वह क्या करेगा, सबसे पहले इस बात की जो है 7 दिन पहले सूचना देगा किराएदार को कि हम आपके यहाँ इस तारीख को आकर के निरीक्षण करना चाहते हैं। और ऐसा निरीक्षण जो है केवल और केवल दिन में किया जा सकता है, रात को नहीं किया जा सकता। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। और आगे एक बात और बताई गई है कि ऐसा जब निरीक्षण किया जाता है तो 3 माह में एक बार, इससे 1 माह में 2 माह में नहीं किया जा सकता, बल्कि कम से कम एक बार अगर निरीक्षण किया गया तो उसके बाद कम से कम 3 महीने बाद ही वह निरीक्षण कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, परिसर का निरीक्षण करने संबंधी जो प्रावधान है कहाँ दिया गया है, तो आपने देखा धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अपील किराया अधिकरण तथा किराया अधिकरण का जो पीठासीन अधिकारी किसके प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। तो अधिकरण के सदस्य और कर्मचारी जो है यह लोक सेवक होंगे। पहली बात यह ध्यान रहे कि यह क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। और धारा 26 के अंतर्गत जो दूसरा खंड आप देखेंगे, तो 26 का दूसरा खंड, इसमें यह बताया गया है कि इस प्रकार के जो लोक सेवक हैं, किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और अनुशासनिक जो नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तो ध्यान रखें, धारा 26 का खंड 2। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। तो इसमें कौन सा जो कथन है वह सत्य है, इसको देखना है। तो पहला इसमें है कि किराया अधिकरण तथा अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे, यह सही है। दूसरा है कि इसके जो सदस्य हैं और कर्मचारी हैं, यह भारतीय दंड संहिता, अब वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत यह क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे, यह बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन के किराया अधिकरणों पर अधीक्षण और नियंत्रण करने की साधारण शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ पर जो सभी बातें हैं वह सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भूस्वामी के द्वारा किराए पर दिए गए परिसर का निरीक्षण कितने मास में एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा। तो आपने धारा 25 के अंतर्गत देखा कि 3 महीने में एक बार ही किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण के लिपिक वर्गीय कर्मचारी किससे शासित होंगे। तो जो किराया अधिकरण और जो अपील किराया अधिकरण के जो लिपिक हैं या जो क्लर्क लेवल के कर्मचारी हैं, वह किसके अधीन कार्य करेंगे। तो ऐसे जो कर्मचारी हैं, यह राजस्थान न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 का है, इसी के अधीन वह जो है कर्मचारी होंगे और इसी अधिनियम के द्वारा वह शासित होंगे। और यह बताया गया धारा 26 के अंतर्गत खंड 4 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 के नियमों के प्रयोजन के लिए अपील किराया अधिकरण समझे जाएंगे। यह क्या समझे जाएंगे, तो धारा 26 को देखेंगे खंड 4 को, यहाँ पर उत्तर इसका मिल जाएगा कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि लिपिक वर्गीय कर्मचारी राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिक वर्गीय नियम के द्वारा शासित होंगे और इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह अपील किराया अधिकरण जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय समझे जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण के जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं वह किस नियम से शासित होंगे। क्योंकि आपने क्लर्कों को देखा कि जो क्लर्क होंगे वह 1986 का जो नियम है उससे शासित होंगे, लेकिन जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं वह 1999 का जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम है 1999 का, इससे शासित होंगे। अगला प्रश्न है, किराया प्राधिकारी का लोक सेवक होना और कार्यवाहियों का संरक्षण के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो जो किराया प्राधिकारी होंगे वह लोक सेवक होंगे, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 26A के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है,
परिसीमा संबंधी प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो परिसीमा के बारे में प्रावधान जो है धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोर्ट फीस संबंधी प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो कोर्ट फीस या न्यायालय फीस के बारे में प्रावधान जो है धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 23 अंग के अधीन किसी आवेदन पर या धारा 23-24 के अधीन किसी अर्जी पर या ऐसे अर्जी के विरुद्ध अपील पर जो है कितनी न्यायालय फीस देय होगी, कितनी कोर्ट फीस देय होगी? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह आपको मिलेगा धारा 28 के अंतर्गत ही खंड 3 के अंतर्गत, और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार की जो कोर्ट फीस होगी वह 100 रुपये देय होगी। तो यह जो है धारा 28 के अंतर्गत जो कि चूंकि कोर्ट फीस के बारे में प्रावधान किया गया है, तो इसी में यह बताया गया है कि यहाँ पर जो है 100 रुपये कोर्ट फीस होगी। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि धारा 6 या धारा 7 के अधीन जो कि पुनरीक्षण किराए के पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान करता है, वहां पर कोर्ट फीस कितनी होगी? तो वहां पर जो कोर्ट फीस होगी वह 250 रुपये होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुल 150 प्रश्नों को कवर किया है, और निश्चित रूप से यह आपका जो वीडियो है ये पूरी तरीके से आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आप इसके प्रत्येक प्रश्नों को 2 से 3 बार अगर आपने देखा तो निश्चित रूप से आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और पूरे प्रोविजन को आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको ज्वाइन भी कीजिए, और इसको अधिकतम लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।